नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। आज है 22 फरवरी। तो चलिए 22 फरवरी की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों हम अपने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए यह वीडियो बहुत बड़ी नहीं होती, इसलिए पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इन तथ्यों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्यादा समय न खर्च करते हुए सीधे प्रश्नों की श्रृंखला पर आते हैं और आज यानी 22 फरवरी 2025 की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वह है, किसने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है? ठीक है ना? ऑफिस कैंपस का क्या नाम है? अनंत। ठीक है। अब किसने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है? तो ऑप्शन ए है टेलीग्राम, ऑप्शन बी है एक्स, ऑप्शन सी है फेसबुक और ऑप्शन डी है गूगल। तो बताइए कि किसने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है? और देखिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से आपको बता दे रहा हूं, इसे याद रखिएगा। ठीक है। तो भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोलने वाली जो कंपनी है वो है गूगल। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। गूगल जो है भारत में अपना सबसे बड़ा जो ऑफिस कैंपस खोला है उसका नाम है अनंत। ठीक है ना? और दुनिया में गूगल के जितने बड़े बड़े ऑफिस हैं उन ऑफिसों में से एक ऑफिस यह भी है, अनंत। ठीक है। अनंत का मतलब आप जानते हैं कि अनंत की पर्यायवाची क्या होती है? अनंत की पर्यायवाची होती है असीम, जिसकी कोई सीमा न हो, अपरिमित, जिसकी कोई परिमिति न हो। ठीक है ना? तो अपरिमित और असीम जो है ये क्या है? यह जो है अपरिमित होता है, यह अनंत की जो है पर्यायवाची है। ठीक है। अब देखिए, गूगल ने जो ये अपनी ऑफिस लॉन्च किया है, इसकी जो खासियत है वह बता देते हैं आपको। ये जो अनंत है ना, यह केवल एक कार्यस्थल नहीं है, बल्कि यहाँ पे नवाचार, नवाचार, सहयोग, सहयोग व सतत विकास के केंद्र के रूप में यह काम करेगा। वह सतत विकास का केंद्र रहेगा यह। ठीक है, सतत विकास के केंद्र के रूप में यह कार्य करेगा। एक चीज और है, गूगल ने यह ऑफिस अपनी कहां पे लॉन्च की है? तो यह महादेवपुरा, महादेवपुरा बेंगलुरु में लॉन्च किया है। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। तो महादेवपुरा बेंगलुरु में यह ऑफिस स्थापित की है गूगल ने अपनी। और इस ऑफिस की एक खास बात यह है कि यहाँ एक साथ 5,000 कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था है। कितने? 5,000 कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था है, यह बात भी याद रखिएगा। ठीक है ना? 5,000 कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था है गूगल के इस ऑफिस में। ठीक है। तो यह दुनिया की जो गूगल की बड़ी बड़ी ऑफिसें हैं उनमें से एक ऑफिस है। और यह कहाँ स्थित है? महादेवपुरा बेंगलुरु में स्थित है। और बेंगलुरु कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना? तो देखिए, 5,000 कर्मचारियों के बैठने की क्षमता अनंत में है। ठीक है। अनंत गूगल की दुनिया में स्थापित तमाम ऑफिसों में एक सबसे बड़ी ऑफिस है। ठीक है ना? अब चलिए गूगल के बारे में जान लेते हैं कि आखिर गूगल क्या है। तो देखिए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, नाम सुना होगा आपने, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, यहां से दो छात्र पीएचडी कर रहे थे। ठीक है ना? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले दो छात्र थे। एक का नाम था लैरी पेज, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना? एक का नाम था लैरी पेज और दूसरे का नाम था सरगेई ब्रिन। क्या नाम था? सरगेई ब्रिन। एक का नाम था लैरी पेज और दूसरे का नाम था सरगेई ब्रिन। ठीक है ना? इन दोनों ने मिल करके 4 सितंबर 1998, कब? 4 सितंबर, 4 सितंबर 1998 को जो है इन्होंने मेनलो पार्क कैलिफोर्निया, कहाँ याद रखिएगा यह भी, मेनलो पार्क, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में। ठीक है, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया, इसको याद रखिएगा। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में निजी कंपनी के रूप में, निजी कंपनी के रूप में, निजी कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की। किसकी स्थापना की? गूगल की स्थापना की। निजी कंपनी के रूप में गूगल की स्थापना की। ठीक है, गूगल की स्थापना की, स्थापना की। अब इस बात को याद रखिएगा कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पीएचडी करने वाले दो छात्र, विश्वविद्यालय है ये, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पीएचडी करने वाले दो छात्र लैरी पेज तथा सरगेई ब्रिन ने 4 सितंबर 1998 को मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में एक निजी कंपनी के रूप में गूगल की स्थापना की। ठीक है ना? अब इन दोनों व्यक्तियों को गूगल गाइज के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि गूगल गाइज कौन है, तो इन्हें कहा जाता है, लैरी पेज और सरगेई ब्रिन को गूगल गाइज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गूगल के बारे में आप इतना नहीं जानते रहे होंगे अभी तक। ठीक है, तो लैरी पेज और सरगेई ब्रिन को क्या जाना जाता है? गूगल गाइज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? अब इनका जो पहला सार्वजनिक कार्य है, देखिए, गूगल का पहला
पहला सार्वजनिक कार्य, गूगल का पहला सार्वजनिक कार्य जो है, सार्वजनिक कार्य है, गूगल का पहला सार्वजनिक कार्य, यह जो है सेवा के रूप में इन्होंने शुरू किया। सेवा, इनका पहला सार्वजनिक कार्य क्या था? सेवा था, और इसे इन्होंने शुरू किया था 19 अगस्त 2004 को। ठीक है, 19 अगस्त 2004 को इन्होंने अपना पहला सार्वजनिक कार्य सेवा प्रारंभ किया था। ठीक है ना, तो 19 अगस्त 2004 को गूगल ने अपना पहला सार्वजनिक कार्य सेवा प्रारंभ किया था। इसे भी याद ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, गूगल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गूगल, गूगल का फुल फॉर्म है क्या है? ग्लोबल, इसको हिंदी में लिख देता हूं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज, ठीक है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑफ अर्थ, यह गूगल का फुल फॉर्म है। ठीक है ना, फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यह गूगल का फुल फॉर्म है, इसे याद रखिएगा। गूगल की शुरुआत में जो इसका नाम था वो क्या रखा गया था? तो देखिए, गूगल का शुरू का नाम, गूगल का जो शुरू का नाम था वो था बैकरब। क्या रखा गया था? बैकरब। गूगल का शुरुआती नाम क्या था? बैकरब था। और उसके बाद गूगल का नाम अंग्रेजी का एक शब्द है जिसे कहते हैं गूगल, अंग्रेजी का एक शब्द है जिसे कहते हैं गूगल, और गूगल का मतलब है वो होता है कि एक ऐसा नंबर जिसमें एक के बाद 100 शून्य हो। गूगल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जिसमें एक के बाद, जिसमें एक के बाद 100 शून्य हो, 100 शून्य हो। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। गूगल का जो पहला नाम था वो क्या था? शुरुआती नाम बैकरब था, यह भी याद रखिएगा। और गूगल जो है, बाकी गूगल का जो अंग्रेजी नाम था वह गूगल से बना है, और गूगल का जो मतलब होता है वह होता है वह नंबर जिसमें एक के बाद 100 शून्य हो। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, गूगल का मुख्यालय, गूगल का मुख्यालय कहाँ है? गूगल का मुख्यालय, तो गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए में। गूगल का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है, और वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन से हैं? तो वह है सुंदर पिचाई। आप जानते हैं भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचाई, यह गूगल के वर्तमान में सीईओ है। ठीक है ना, तो गूगल के बारे में इतनी बृहद जानकारी आपको मिली। ठीक है, तो गूगल ने अपना भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस खोला है जिसका नाम उसने रखा है आनंद। ठीक है ना, बाकी चीजें हमने आपको बता दी, इसको ध्यान से आप कहीं नोट भी कर सकते हैं, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, और गूगल के बारे में जो भी जानकारी हो आप यहां से प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारा, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। ठीक है ना, गलती से एक ही टाइप हो गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना नया एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया है? आपको बताना है कि हाल ही में किसने अपना नया एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए है एलन मस्क, ऑप्शन बी है मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन सी है बिल गेट्स, और ऑप्शन डी है सुंदर पिचाई। तो जल्दी से आप अपने आंसर हमें बताइए कि हाल ही में किसने अपना नया एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया है। तो जल्दी से कमेंट करके अपने आंसर बताइए। तो देखिए, अपना एआई, नया एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया है किसने? एलन मस्क ने। ठीक है ना, एलन मस्क आप भली भांति परिचित होंगे, यह दुनिया के एक अमीर शख्स हैं, और मुझे तो लगता है कि अपनी जिंदगी को सबसे सही ढंग से अपनी शर्तों के हिसाब से जीने वाले इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन को खुद ही डिजाइन किया है, अपनी इच्छा अनुसार जो चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं। तो देखिए, एलन मस्क ये दुनिया के अमीर आदमियों में से एक है, और यह अमेरिका के एक बड़े कारोबारी है। ठीक है ना, एलन मस्क ने जो है एआई प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी को खरीदने के लिए बोली लगाई थी। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने चैट जीपीटी को खरीदने के लिए बोली लगाई थी, लेकिन अब जो है एलन मस्क ने खुद का एआई चैटबॉट, इनका खुद का एआई चैटबॉट ग्रॉक 3, ठीक है ना, क्या नाम है? ग्रॉक 3 लॉन्च कर दिया है। ये एलन मस्क का खुद का एआई प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, अब एलन मस्क का जो ग्रॉक 3 है ना, यह इसका मुकाबला किससे होगा? देखिए, जो फेमस है इस समय, चीन का डीप सीक। क्या है? चीन का डीप सीक एआई है। ठीक है, डीप सीक एआई है चीन का। ठीक है, और जो है ओपन एआई का चैट जीपीटी, जिसको पहले इन्होंने खरीदने का प्रयास किया था। तो चीन के डीप सीक और ओपन एआई
ओपन एआई के चैट जीपीटी से इसका मुकाबला होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो नया अपना एआई लॉन्च किया है चैटबॉट ग्रॉक 3, यह लॉन्च किया है एलन मस्क ने, और यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलन मस्क हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत सक्रिय भी रहे हैं, इसलिए भी चर्चा में रहे हैं। बाकी तो अमीर कारोबारी हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए तो प्रसिद्ध हैं भी। तो अब इन्होंने एक अपना नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, और देखिए एक्स भी एलन मस्क का है। इन्होंने ट्विटर को खरीदा और उसका जो नाम दिया वो क्या दिया, एक्स नाम दिया, ठीक है। तो यह भी एलन मस्क का ही है। तो एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने इस एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 के बारे में बताया भी था, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रॉक 3 एआई चैटबॉट है एलन मस्क का, ये ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, ठीक है, यह हमारा तीसरा प्रश्न है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, किस महिला खिलाड़ी को यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है, ठीक है। तो कौन सी वह महिला खिलाड़ी है जिसे बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, यह जो है यूनाइटेड किंगडम का है, ठीक है ना, इसके द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। तो ऑप्शन ए है मिताली राज, ऑप्शन बी है मीराबाई चानू, ऑप्शन सी है मनु भाकर, और ऑप्शन डी है अवली लेखरा। तो बताइए कि बीबीसी ने किसे इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुना है। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का जो पुरस्कार है वो किसको दिया है, मनु भाकर को दिया है, ठीक है ना। किसको दिया है, मनु भाकर को दिया है। और मनु भाकर कौन है, ये है ओलंपियन, ठीक है। मनु भाकर कौन है, ओलंपियन है, ठीक है, ओलंपियन है, निशानेबाज है, ठीक है, ओलंपियन है, निशानेबाज है, याद रखिएगा। और इनको जो है दिल्ली में आयोजित एक प्रोग्राम के तहत बीबीसी के डायरेक्टर जनरल, कौन, बीबीसी के डायरेक्टर जनरल कौन है इस समय, टिम डेवी, ठीक है। और उनके साथ भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम, इन दोनों ने मिलकर के यह अवार्ड दिया, ठीक है। किसको दिया, अवार्ड दिया, किसको, मनु भाकर को यह अवार्ड दिया, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और मैरी कॉम ने जो है मनु भाकर को यह अवार्ड दिया। आपको ध्यान होगा कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024, अभी आपको पता होगा कि पेरिस ओलंपिक कहाँ हुआ है हाल ही में, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में और 10 मीटर मिक्स्ड डबल्स में, किसमें, मिक्स्ड डबल्स में, ठीक है, डबल्स में कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना, कांस्य पदक जीता था, याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है प्रश्न, ठीक है ना। मनु भाकर कौन है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में और 10 मीटर मिक्स्ड डबल्स में कांस्य पदक जीता था। एक और खास बात है कि मनु भाकर, देखिए इसको लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है खासकर खेल के सेक्शन में। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में, किसमें, मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट हैं, भारत की इकलौती एथलीट हैं या इकलौती एथलीट हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इकलौती एथलीट हैं या भारत की इकलौती एथलीट हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीता है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया है, तो वह दिया है मनु भाकर को। और मनु भाकर ओलंपियन निशानेबाज हैं। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और मैरी कॉम ने यह अवार्ड दिया दिल्ली में उनको, ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है। इसमें मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में और 10 मीटर मिक्स्ड डबल्स में कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना। अब देखिए मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की इकलौती एथलीट है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, किसी भी परीक्षा में इसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, ठीक है, चौथा प्रश्न है, यह हमारा चौथा प्रश्न है। देखिए संख्या थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, संख्या से क्या मतलब है, लेकिन देखते हैं चौथे प्रश्न में क्या है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, रिलायंस एकमात्र इंडियन ब्रांड है जिसे फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 के ग्लोबल लिस्ट में
कौन सी रैंकिंग मिली है। अब देखिए, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 की जो ग्लोबल लिस्ट है उसमें केवल रिलायंस एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसे स्थान मिला है। ठीक है, इसको इस तरह से भी समझिए कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 जो आया है उसकी ग्लोबल लिस्ट में भारत का एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो है रिलायंस, उसे स्थान मिला है। और उसको रैंकिंग क्या है, उसको कौन सी रैंकिंग मिली है आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी और ऑप्शन डी है पांचवी। तो बताइए, रिलायंस एकमात्र इंडियन ब्रांड जिसे फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 के ग्लोबल लिस्ट में कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, तो कौन सी रैंकिंग मिली है, यह मिली है दूसरी रैंकिंग। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, रिलायंस को दूसरी रैंकिंग प्रदान की गई है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 के ग्लोबल लिस्ट में। ठीक है ना, यह एकमात्र इंडियन ब्रांड है जिसे इसमें शामिल किया गया है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहां तक पहुंचने के लिए रिलायंस ने एक बहुत लंबी छलांग लगाई है। इसकी पिछली लिस्ट में रिलायंस का जो स्थान था वह 13वां स्थान था। ठीक है ना, पिछले वर्ष जो इसका स्थान था वह 13वां स्थान था, लेकिन इसने 11 स्थान की छलांग लगाई, 11 स्थान की छलांग लगाई। ठीक है ना, रिलायंस ने, और 11 स्थान की छलांग लगा के वर्तमान में यानी वर्ष 2024 में यह दूसरे स्थान पे आ गया है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। एक चीज और है, अगर दूसरे स्थान पे रिलायंस है तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में पहला स्थान किसका है। पहला स्थान देख लेते हैं, पहला स्थान है यह दक्षिण कोरिया की कंपनी है सैमसंग। ठीक है, सैमसंग जो है ये कहां की कंपनी है, आप जानते होंगे दक्षिण कोरिया की कंपनी है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है सैमसंग, और इसे जो है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में पहला स्थान मिला है। और दूसरा स्थान मिला है भारत की एकमात्र जो कंपनी है उसका नाम है फ्यूचर रिलायंस इंडिया ब्रांड। ठीक है, रिलायंस कंपनी को दूसरा स्थान मिला है, तो इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 5वां प्रश्न है। ठीक है, इसको एक एक संख्या बढ़ाते जाइएगा, चूंकि ऊपर एक गलती हो गई है। ठीक है, तो यह हमारा 5वां प्रश्न है। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या है, वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर एक्सपायर और अनुपयोगी दावों का संग्रह और निपटान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। ये दाव नहीं है, दवाओं है। ठीक है, इसको काट देते हैं, और यहां ये क्या है, यह दावों नहीं है, दवाओं है, तो दवाओं। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर एक्सपायर और अनुपयोगी दवाओं का संग्रह और निपटान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन जाएगा। देखिए यह भी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपायर जो दवाएं होती हैं उनके निपटान की कोई ऐसी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो आप बताइए कि वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर एक्सपायर और अनुपयोगी दवाओं का संग्रह और निपटान करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वह कौन बन जाएगा, तो वह बनेगा केरल। ठीक है, केरल राज्य जो है भारत में घरेलू स्तर पर वैज्ञानिक रूप से एक्सपायर और अनुपयोगी दवाओं का संग्रह और निपटान करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, केरल सरकार ने ऐसी नीति बनाई है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, केरल। अगला देखते हैं, आज का हमारा 5वां प्रश्न है, ये छठा है। ठीक है ना, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो देखिए केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, इन्हें सर्बानंद नहीं बल्कि सर्बानंद कहते हैं, सर्बानंद सोनोवाल कहते हैं। ठीक है ना, सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है, तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने कहां पर ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो जल्दी से बताइए कि कहां पर केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल इसका उद्घाटन किया है। तो जल्दी से अपने आंसर हमें बताइए। तो देखिए इन्होंने इसका उद्घाटन किया है असम राज्य में। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। असम राज्य में केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है, असम राज्य में किया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए ये जो अंतर्देशीय जलमार्ग है ये कहाँ स्थित है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह स्थित है असम के जोगी घोपा में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम के जोगी घोपा में स्थित है। और किस नदी पर है,
ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है ना। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है ना। असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है यह टर्मिनल। एक खास बात है कि इसकी जो आधारशिला है, आधारशिला किसने रखी थी? इसकी आधारशिला फरवरी 2021 में, फरवरी 2021 में मोदी जी ने रखी थी, ठीक है। मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी फरवरी 2021 में। और देखिए यह जो टर्मिनल है यह भारत, भूटान, भारत, भूटान और बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है, इन तीनों के साथ त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने में बहुत सहायता करेगा, ठीक है ना। त्रिपक्षीय व्यापार को, त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने में, बढ़ावा देने में सहायता करेगा, ठीक है, सहायता करेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जो अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल है इसका उद्घाटन असम के जोगीघोपा में हुआ है और यह कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। और इसकी जो आधारशिला है वो फरवरी 2021 में मोदी जी ने रखी थी। और यह जो अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल है यह भारत, भूटान तथा बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने में सहयोग करेगा, ठीक है। और उसी के लिए इसको तैयार भी किया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसलेटर या अनुवादक इसे कहते हैं, इससे लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा किस राज्य की बनी है? आपको बताना है कि ट्रांसलेटर या अनुवादक भी कहते हैं उसे। ट्रांसलेटर या अनुवादक से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा है ये, ठीक है। यह किस राज्य की विधानसभा, देश की पहली विधानसभा बनी है जिसने ट्रांसलेटर या अनुवादक से लैस होने का गौरव प्राप्त किया है? और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं इसे पहले बता दे रहा हूं। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि ट्रांसलेटर या अनुवादक से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा किस राज्य की बनी है? तो देखिए यह बनी है उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जो ट्रांसलेटर या अनुवादक से लैस हो गई है, ठीक है ना। अब देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, बात कर लेते हैं इनकी। देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी। कौन है? सतीश महाना जी। इन्हें भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी। और इन्होंने घोषणा करते हुए यह बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। इन्होंने क्या बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने विधानसभा में बहुभाषी संवाद की सुविधा शुरू की है, ठीक है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, यह सतीश महाना जी ने की घोषणा की है जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, राज्य बन गया है जिसकी विधानसभा में बहुभाषी संवाद की सुविधा शुरू की गई है, ठीक है। बहुभाषी संवाद की सुविधा शुरू की गई है, ठीक है ना। संवाद की सुविधा शुरू की गई है, सुविधा शुरू की गई है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी विधानसभा में बहुभाषी संवाद की सुविधा शुरू की गई है। यह किसने घोषित किया? यह घोषित किया उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने, ठीक है। उनका कहना था कि विधानसभा में दुभाषीय तैनात किए जाएंगे। क्या तैनात किए जाएंगे? दुभाषीय, या इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अनुवादक भी कहते हैं, ठीक है। तो दुभाषीय तैनात किए जाएंगे जो सदस्यों की उनकी पसंदीदा भाषा में कार्यवाही सुनने में मदद करेंगे, ठीक है। अब विधायक अंग्रेजी, देखिए अब विधायक जो है अंग्रेजी में, अवधि में, ब्रज में, बुंदेलखंडी में और भोजपुरी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में बात कर सकेंगे। क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी बात रख सकेंगे, ठीक है। अपनी बात रख सकेंगे, इस बात को याद रखिएगा,
ठीक है ना। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है उसमें दुभाषीय या अनुवादक या ट्रांसलेटर तैनात किए जाएंगे, क्योंकि सदस्यों को यह छूट दी गई है कि जो उनकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे अवधी हो, चाहे ब्रज हो, चाहे बुंदेलखंडी हो और चाहे भोजपुरी हो, जो भी उनकी क्षेत्रीय लैंग्वेज हो, क्षेत्रीय भाषा हो, उसमें अपनी बात वह विधानसभा में रख सकते हैं। और अगर किसी सदस्य को उस क्षेत्रीय भाषा की समझ नहीं है या उन्हें दिक्कत होती है तो उनको जो है ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके बताने के लिए विधानसभा में दुभाषीय या ट्रांसलेटर तैनात किए जाएंगे। और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश देश की पहली ऐसी विधानसभा उत्तर प्रदेश की बनी है जहां पे दुभाषीय तैनात किए जाएंगे, जहां पे ट्रांसलेटर या अनुवादक की व्यवस्था रखी गई है। ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस समय अगर आप विधानसभा की कार्यवाही सुन रहे होंगे या बहुत सारी क्लिप इस समय वायरल भी हुई है जहां आप अपने माननीय विधायकों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बोलते हुए देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यह आजादी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दी गई है और यह पहला राज्य है, ठीक है ना, देश का। याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री, आपको पता है कि हाल ही में दिल्ली के चुनाव हुए, उसके परिणाम आए और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में एक नियुक्ति हुई है। ऑप्शन ए है आतिशी मारलेना, ऑप्शन बी है रेखा गुप्ता, ऑप्शन सी है सुषमा स्वराज और ऑप्शन डी है शीला दीक्षित। तो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होगा, अभी ताजा खबर है, रेखा गुप्ता जी को। ठीक है, रेखा गुप्ता जी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न को दूसरे रूप में देखिएगा। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो वर्तमान में हाल ही में रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और यह जो है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के रूप में इनका कौन सा स्थान है या किस नंबर की महिला मुख्यमंत्री है, ऐसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। चौथी महिला मुख्यमंत्री है जो दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हुई है, ठीक है, स्थापित हुई है। तो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है ना, चौथी महिला मुख्यमंत्री है और यह चूंकि बहुत चर्चित चुनाव है और कई सालों के बाद जो है बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता पे वापसी की है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कि चूंकि हमारी राष्ट्रीय राजधानी भी है दिल्ली, तो इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। अब देखिए, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये तो चौथी है ना, तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी। यह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है ना। और इन्होंने 12 अक्टूबर 1998 को दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री की शपथ लिया था और इन्होंने बहुत कम समय तक जो है मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। कम समय का से आशा है, केवल 52 दिन, मतलब 2 महीने भी नहीं। ठीक है, 52 दिन तक सुषमा स्वराज जी जो है दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था इन्होंने। ठीक है ना। उसके बाद आती है दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री। दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन है? वह है शीला दीक्षित जी। ठीक है, शीला दीक्षित जी, यह जो है दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री रही और वर्ष 1998 से लेकर के 2013 तक, ठीक है, 1998 से लेकर के 2013 तक शीला दीक्षित जी दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करती रही। ठीक है ना। अब देख लेते हैं दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वह थी आम आदमी पार्टी की आतिशी मारलेना जी। ठीक है, आतिशी मारलेना जी, यह जो है दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, और इन्होंने सिर्फ 43 वर्ष की आयु में, 43 वर्ष की आयु में यह जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और यह जो है दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री, ठीक है, दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री, क्योंकि इन्होंने 43 वर्ष की आयु में यह पद धारण किया था। तो आतिशी मारलेना जी दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बनी और 43 वर्ष की आयु में, साथ ही यह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री भी थी। ठीक है ना। अब देखिए, और एक चीज और ध्यान रखिए, इन्होंने 141 दिनों तक इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे कम दिन तक पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं 52 दिन तक शीला दीक्षित जी, सुषमा स्वराज जी, और दूसरे नंबर पे शीला दीक्षित आई हैं। इन्होंने अभी तक सबसे अधिक 1998 से लेकर के 2013 तक इन्होंने दूसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में काम किया दिल्ली में, और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी आतिशी मारलेना जी, और 43 वर्ष की आयु में बनी, इसलिए यह दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री भी थी और इन्होंने 141 दिनों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अब देखिए, दिल्ली विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और बीजेपी सरकार ने यहाँ 27 साल बाद जीत हासिल की है। ठीक है ना, कितने साल बाद? 27 साल बाद यहाँ पे बीजेपी ने जीत हासिल की है और इन्होंने जो है रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया है। किसको? रेखा गुप्ता जी को।
ठीक है, तो रेखा गुप्ता जी यह दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली यह चौथी महिला है, ठीक है ना, चौथी महिला है जिन्होंने दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी महिला मुख्यमंत्रियों के नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसने मुंबई में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है? आपको बताना है कि किसने मुंबई में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, ठीक है, इस योजना का नाम याद रखिएगा, ठीक है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत किसने की है? तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण ने, ऑप्शन सी है शिवराज सिंह चौहान ने और ऑप्शन डी है आदित्य योगी नाथ ने। तो बताइए कि म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना यह किसके लिए है? यह है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। अब इस प्रश्न को इस रूप में भी देखिएगा कि सूक्ष्म लघु और नहीं, हाल ही में म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की गई है और यह किसके लिए शुरू की गई है? सूक्ष्म उद्योगों के लिए, लघु उद्योगों के लिए या मध्यम उद्योगों के लिए या इन सभी के लिए? तो आपको पता होना चाहिए कि जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना है इसकी शुरुआत हुई है सूक्ष्म लघु और मध्यम इन तीनों उद्योगों के लिए हुई है, तीनों प्रकार के उद्योगों के लिए। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया। अब बताइए कि इस गारंटी योजना की शुरुआत किसने की है? तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए, इस जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना है इसकी शुरुआत किसने की है? इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने शुरू किया है, ठीक है ना। तो यह बी ऑप्शन सही है। देखिए, जो केंद्रीय बजट आया था वर्ष 2024-25, ठीक है, बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि मुंबई में बजट के बाद हितधारकों के लिए एमएसएमई, ठीक है, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों, सरकार का इस समय इस पे ज्यादा फोकस है। तो एमएसएमई के लिए बिना किसी सहायक के मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए, ठीक है, एमएसएमई को यानी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों को बिना किसी सहायक के, इस बात को ध्यान रखिएगा, बिना किसी सहायक के, बिना किसी सहायक के, ठीक है, और मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए, ठीक है, किसके लिए? मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए, खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट सुविधा देने के लिए 100 करोड़ रुपए, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बिना किसी सहायक के, बिना किसी सहायता के एमएसएमई को मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 100 करोड़ रुपए तक के क्रेडिट की सुविधा के लिए, तक की क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट की सुविधा के लिए, क्रेडिट की सुविधा के लिए एमसीजीएस क्या है? यही है माइक्रो, एमसीजीएस का मतलब क्या है? म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, ठीक है, एमसीजीएस का मतलब क्या है? म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी, ये है क्रेडिट, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, इसकी शुरुआत की है। किसने शुरुआत की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ठीक है, शुरुआत की है। अब देखिए, वास्तव में एमसीजीएस या म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना क्या है? तो बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी और इसका उद्देश्य है एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बिना किसी सहायक, ठीक है, बिना किसी सहायक के मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी की सुविधा प्रदान की गई है। ध्यान रखिएगा, यह पूछा जा सकता है कि जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना है तो यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कितने करोड़ रुपए की है? तो 100 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी की सुविधा है, ठीक है ना। और यह जो है इसकी शुरुआत हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा की गई है। और कहां शुरू किया गया है यह भी ध्यान रखिएगा, कहां शुरू किया गया है? मुंबई में शुरू किया गया है, ठीक है ना, कहां? मुंबई में इसकी शुरुआत की गई है, इसे याद रखिएगा, मुंबई में इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कौन सा देश पहली बार पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ठीक है, कौन सा देश, आपको उस देश का नाम बताना है जो पहली बार, कौन सा देश पहली बार पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको बता देता हूं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आगामी सभी परीक्षाओं के लिए है कि
26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कौन सा देश पहली बार पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है भारत और ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है इटली। तो जल्दी से बताइए कि 26 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर 2025 तक कौन सा देश पहली बार पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? मैंने आपको कितनी बार कहा कि यह पहली बार है, तो देखिए कौन सा देश है, तो वह देश है भारत। अपना प्यारा भारत है जो पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स के विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। और यह चैंपियनशिप कब आयोजित होगा? 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच इसका आयोजन भारत में किया जाएगा और पहली बार भारत पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि भारत में पैरा खेलों और समावेशिता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा गया है। ठीक है ना। अब 16 जनवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के आधिकारिक लोगो और शुभंकर का अनावरण कर दिया गया है। ठीक है ना। तो क्या हुआ इसका, कब? 16 जनवरी को, 16 जनवरी 2025 को, 16 जनवरी 2025 को जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, देखिए कौथी है, यह है 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, लेकिन भारत में यह पहली बार आयोजित होने जा रही है। 16 जनवरी 2025 को इसका लोगो व शुभंकर, ठीक है, लोगो व शुभंकर का अनावरण कर दिया गया है। ठीक है, अनावरण कर दिया गया है कब? 16 जनवरी 2025 को इसके लोगो और शुभंकर का अनावरण कर दिया गया है। ठीक है ना। और यह प्रतिष्ठित आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह आयोजन किया जाएगा तमिलनाडु के चेन्नई में। ठीक है, कहाँ? तमिलनाडु के चेन्नई में यह आयोजन किया जाएगा। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु के चेन्नई में, भारत में। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। तो देखिए भारत में पहली बार पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप संपन्न होने वाला है और यह संपन्न होगा भारत में, तमिलनाडु के चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। और यह 23वीं विश्व चैंपियनशिप है पैरा एथलेटिक्स की, लेकिन भारत में यह पहली बार आयोजित हो रहा है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी सभी परीक्षाओं में इसे पूछे जाने की संभावना प्रबल है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे 22 फरवरी के। यह प्रश्न आपके लिए मैंने प्रस्तुत किया। यह प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।